हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश 100 मार्क्स बुक के पोएट्री सेक्शन से चैप्टर नंबर 6 द सोल्जर। कौन सा चैप्टर? 6 नंबर देखेंगे, द सोल्जर। वैसे सोल्जर मतलब आप लोग समझते हैं ना, हाँ, सोल्जर मूवी भी देखे थे नहीं जी। और सोल्जर मतलब क्या होता है? सैनिक होता है, सिपाही होता है। क्लियर ना? तो द सोल्जर, द सोल्जर रिटन बाय रॉबर्ट ब्रूक। किसके द्वारा लिखा गया है द सोल्जर? रॉबर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है। वैसे आज के वीडियो में हम लोग इस द सोल्जर चैप्टर को लाइन बाय लाइन बिल्कुल हिंदी में बहुत अच्छे से करेंगे, जिससे आपको किसी भी तरह का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा द सोल्जर से। चलिए हम लोग सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूक जी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। फिर पोएट्री को देखेंगे लाइन बाय लाइन। ओके, चलिए। रॉबर्ट ब्रूक बॉर्न इन 1887। रॉबर्ट ब्रूक जी का जन्म कब हुआ? 1887 में। एंड डाइड 1915। और उनकी मृत्यु कब हुई? 1915 में। वाज born in a well to do academic family। academic family मतलब याद रखिएगा होता है पढ़े लिखे परिवार में। कैसे? बहुत अच्छे। well क्या है? well to do। इनका जो जन्म हुआ था बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे परिवार में इनका जन्म हुआ था। किनका? रॉबर्ट ब्रूक का। कब जन्म हुआ था? 1887 में। क्लियर? चलिए। हिज फादर वाज अ हाउस मास्टर एट रग्बी स्कूल। रग्बी स्कूल में वो क्या थे? उनके पापा जी हाउस मास्टर थे। रग्बी स्कूल में उनके पापा हाउस मास्टर थे। हाउस मास्टर मतलब इंचार्ज थे। रग्बी स्कूल के क्या थे? वो इंचार्ज थे, रॉबर्ट ब्रूक के पापा जी। ओके, वेयर रॉबर्ट वाज एडुकेटेड बिफोर गोइंग टू किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज। वो कहाँ? कैम्ब्रिज गए थे पढ़ने के लिए। लेकिन वहाँ कैम्ब्रिज जाने से पहले वो भी, रॉबर्ट जी भी, पापा जिस स्कूल के इंचार्ज थे वहाँ पढ़े थे, यानी रग्बी स्कूल में रॉबर्ट जी भी पढ़े थे। कब? कैम्ब्रिज जाने से पहले। ओके, नेक्स्ट। W.V. Yeats, the famous poet, describe him as the handsome यंग मैन इन इंग्लैंड। वैसे देखिए ना, फोटो देखिए, आपको वैसे भी लग रहा होगा ब्लैक एंड वाइट में इतने खिल रहे हैं, तो रियल में वो रहे ही होंगे। तभी तो उस समय के फेमस पोएट, क्या उस समय के फेमस कवि कौन? W.V. Yeats है ना। अब कोई बड़ा व्यक्ति, अभी के ज़माने के व्यक्ति, अभी सिंपल हम लोग के जैसे व्यक्ति का अगर मोदी जी पर्टिकुलर रूप से तारीफ करे, मतलब समझ सकते हैं ना जी। जो W.V. Yeats ये एक फेमस कवि थे, उन्होंने अपना रॉबर्ट ब्रूक जी का तारीफ किया है ना। वो प्रसिद्ध कवि, वो महान कवि ने किनका? रॉबर्ट ब्रूक जी के बारे में बताया कि ये इंग्लैंड के सबसे हैंडसम यंग मैन है। कैसा? सबसे हैंडसम। मतलब उस समय, उस टाइम में कोई इतना सुंदर यंग व्यक्ति नहीं था पूरे इंग्लैंड में। ऐसा बताते हैं कौन? W.V. Yeats, है ना। ऐसे अगर बात ध्यान दीजिएगा तो देखिए ना यहाँ पे क्या हुआ है। देखिए, आप लोग को पता है ना, जो द हैंडसमेस्ट नहीं होता है, क्या हम क्या पता है? हैंडसम। हैंडसम मतलब हो गया सुंदर। उसको अगर कंपैरेटिव करेंगे तो कहेंगे मोर हैंडसम, और अगर सुपरलेटिव करेंगे तो मोस्ट हैंडसम। यही करते हैं ना जी। बट देखिए, ये जो कवि वगैरह होते हैं ना, कवि हो, एक्टर हो, ये मूवी का डायरेक्टर हो, सिंगर सब हो, ये सब पागल व्यक्ति होता है, ये सब दीवाना व्यक्ति होता है ना। ये सब को अगर रस अगर लाना है तो उसके चलते गलती वगैरह भी डाल के, गलत वर्ड का भी यूज करके चीज़ को इंटरेस्टिंग बनाना है। क्या? चीज़ को इंटरेस्टिंग बनाना है। इसलिए देखिए क्या है, हैंडसमेस्ट कर दिए। बट यहाँ पे क्या होना चाहिए था? द मोस्ट हैंडसम यंग मैन। बट यहाँ पे क्या है ना, थोड़ा रस लाने के लिए कर दिए। चलिए, तो बोलचाल की भाषा में कर सकते, इतना टेंशन लेना नहीं है। आगे देखिए। ही अम्यूज्ड अ सिंबॉलिक रोल that eventually turned into the myth of the young and beautiful final warrior, है ना।
देखिए यहाँ पे आप एज्यूम्ड के बारे में अगर जानना चाहिएगा तो एज्यूम मतलब होता है ग्रहण करना, स्वीकार करना। क्या होता है? ग्रहण करना या स्वीकार करना होता है एज्यूम मतलब। ओके, और यहाँ पे और अगर बात देखिएगा माइथ, मिथ बोलते हैं, माइथ नहीं, मिथ। मिथ मतलब होता है काल्पनिक या मिथ्या वाली बात। क्या? मिथ मतलब क्या होता है जी? काल्पनिक होता है या मिथ्या वाली बात होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मिथ बोलते हैं। और वॉरियर तो आप लोग को पता ही है, योद्धा, है ना। वॉरियर मीन्स योद्धा। मतलब ये हुआ इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम में, किस टाइम में? फर्स्ट वर्ल्ड वार में एक ऐसा रोल निभाए, ऐसा रोल अदा किए, है ना, जो काल्पनिक गाथा के माध्यम से, अपने गीत के माध्यम से गा के या लिख के उन्होंने ऐसा रोल अदा किया, उन्हें वॉरियर बना दिया गया, उन्हें वॉरियर कवि कहा जाने लगा। मतलब वो मस्त गाए, मस्त मोटिवेट किए उस समय के वॉरियर को, योद्धा सब को, सैनिक को। He died of septicemia on April 23, 1915, है ना। उनकी मृत्यु हो गई। सेप्टिसीमिया मतलब पहले जरा समझते हैं। सेप्टिसीमिया वो होता है जैसे किसी कारण वजह से, क्या है ना, कोई चीज़ आपको काट ले, कोई नहीं देख रहा है, कभी कभी देखते होंगे जो किसी को सांप काट लिया, किसी को बिच्छू काट लिया। अब वो जो बिच्छू है या सांप है उसका जहर बॉडी में फैलता जाता है। अगर वहाँ पे काट दिए या कोई कुछ मेडिसिन लगा दिए, अगर वो जहर खत्म हो गया तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, कुछ नहीं होगा। अगर वो जहर बढ़ते बढ़ते मस्तिष्क पे चला आता है तो लोगों का क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है, डेथ हो जाता है। वैसे ही इनको भी, उनकी भी मृत्यु उसी तरह हो गया था। वही सेप्टिसीमिया के वजह से, वही जहर फैलने के वजह से, बॉडी में जब, ब्लड में जब जहर फैल गया, जिस वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। कोई कीड़ा काट लिया था, है ना, कोई कीड़ा काट लिया था जिससे जहर फैल गया पूरे शरीर में, पूरे ब्लड में, और उनकी मृत्यु हो गई। ओके, चलिए। ऑफ द आइसलैंड, आइसलैंड समझते हैं ना। आइसलैंड वो होता है जैसे चारों तरफ से पानी हो और बीच में हल्का सा जमीन हो, बीच में द्वीप जो हो, उसे आइसलैंड बोलते हैं या द्वीप भी बोलते हैं। क्लियर? ऑफ लैमनस इन द एजियन ऑन हिज वे टू अ बैटल एट गोवीपोली, है ना। उनको जब युद्ध हो रहा था, लड़ाई हो रहा था, कहाँ? गोवीपोली में। तो वहीं पे पास में था एजियन नामक समुद्र। क्या था? एजियन नामक समुद्र था। और वही समुद्र में एक द्वीप था, एक आइसलैंड द्वीप था, जिसका नाम क्या था? लैमनस। लैमनस नामक द्वीप पे उनको कीड़ा काट लिया था, वहीं पे ब्लड में जहर फैल गया और इससे उनकी मृत्यु हो गई। ब्रूक इज रिमेंबर एज अ वार पोएट, है ना। ब्रूक साहब, ब्रूक को वार पोएट के नाम से याद किया जाता है। किस नाम से? वार पोएट के, युद्ध कवि के नाम से रॉबर्ट ब्रूक जी को याद किया जाता है। हु इंस्पायर्ड पैट्रियोटिज्म इन द रियली फेज ऑफ द वर्ल्ड वार। बात समझ में आ रहा है? मतलब इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय देशभक्ति यानी देश के भक्त को प्रेरित किया, बहुत सारे मोटिवेट किए। मतलब सैनिकों को अपनी कविता के माध्यम से मनोबल को बढ़ाया, मोटिवेट किए और उसको देशभक्ति के प्रति समर्पित होने के लिए डेडिकेट भी किए। कौन? रॉबर्ट ब्रूक साहब। हिज रेपुटेशन chiefly rests on 5 war sonnet, of which the soldier is undoubtedly the best and the most anthologist। एंथोलॉजिस्ट मतलब याद रखिएगा, बहुत अच्छी तरह से संकलित किया हुआ। कितने, कैसा? बहुत अच्छी तरह से संकलित किया हुआ, थोड़ा भी इधर उधर नहीं, है ना। मतलब बोल रहे हैं जो इन्होंने जो काम किया वो तो किया अपने जीवन में, बट इनके द्वारा मुख्य रूप से मेनली इनका मेन रेपुटेशन जो हुआ, असली जो वैल्यू इनको अपने जीवन में मिल पाया, वो इसी 5 वार सोनेट के माध्यम से। सोनेट समझते हैं पहले नंबर आप लोग? जी देखिए, सोनेट मतलब होता है आपका 14 पंक्ति के लाइन वाली जो कविता वगैरह होती है उसे सोनेट बोलते हैं। 14 पंक्ति के लाइन की जो कविता होती है उसे क्या कहते हैं?
सोनेट कहते हैं। तो इन्होंने जो वार के समय में, फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय में जो 14 पंक्ति वाली सोनेट जो 5 लिखे, उसी के माध्यम से इनका वैल्यू हुआ, इनको लोग जाने दुनिया में। और उस 5 में से भी सबसे सुपर 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 कौन था? द सोल्जर, जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं। उनके द्वारा जो उनके वैल्यू को बढ़ाया, उनके रेपुटेशन को हाई लेवल पे ले गया, वो 5 सोनेट था। और उसमें से भी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे बढ़िया, अनडाउटेबल, जिसमें कोई शक ही ना, वो था उनका द सोल्जर। क्लियर? चलिए अब हम लोग बात करते हैं राइटर साहब के, पोएट के बारे में। उन्होंने कविता में क्या लिखा है? द सोल्जर। देखिए, द सोल्जर तो यह जानते ही है ना, सैनिक। इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी। बोल रहे हैं यदि मैं शहीद हो जाऊं, यदि मैं मर जाऊं, है ना, अगर मैं लड़ते लड़ते अपने शरीर को त्याग दूं, तो बस मेरे लिए इतना सोच लेना। अब क्या सोच लेना, आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। बस अगर मैं लड़ते लड़ते मर जाऊं, मैं शहीद हो जाऊं, तो मेरे लिए बस इतना सोच लेना, दैट देयर सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड, है ना। मतलब बोल रहे हैं मैं किसी कॉर्नर में, किसी कोने में मुझे दफना दिया जाएगा, किसी कोने में मुझे दफना दिया जाएगा। दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड देयर शैल बी, है ना। फिर भी वो जमी भी मेरे कुर्बानी के बदले इंग्लैंड की हो जाएगी। जिस विदेशी जमी के कोने पे दफना दिया जाएगा, जिस जमी के अंदर दफना दिया जाएगा, चाहे वो कोई भी विदेशी हो, चाहे कोई भी विदेश का ज़मीन हो, बट वो मेरे कुर्बानी के कारण, मेरा बॉडी वहाँ रहने के कारण, वो ज़मीन, वो धरती, वो फॉरेन फील्ड, वो मेरे देश का हो जाएगा, मेरे इंग्लैंड का हो जाएगा। मेरी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। मरूंगा तो भी मैं उसका ज़मीन ले ही लूँगा उतना दूर जहाँ पे मैं रहूँगा, है ना। नेक्स्ट, इन दैट रिच अर्थ और रिचर डस्ट कंसल्ड। एक बात याद रखिएगा यहाँ पे, रिच अर्थ, रिच अर्थ मतलब होता है पवित्र भूमि। रिच अर्थ मतलब क्या होता है जी? पवित्र भूमि होता है। रिच अर्थ मतलब पवित्र भूमि होता है। और रिचर डस्ट, और रिचर डस्ट मतलब हो गया उस पवित्र भूमि में जो दफनाया गया बॉडी। डस्ट मतलब यहाँ पे राइटर का कहना है बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं। डस्ट मतलब क्या हुआ? बॉडी हुआ। उस पवित्र भूमि में, उस पवित्र भूमि में एक मैं पवित्र डस्ट हो जाऊंगा, रिचर डस्ट होऊंगा मैं पवित्र, और उस धरती माता में मैं विलीन हो जाऊंगा। और मैं, मेरा पहचान रहेगा जो ये धरती इंग्लैंड का हो गया। और क्यों हो गया वो और आगे पता चलेगा। अ डस्ट होम इंग्लैंड वोर सेप्ड मैड अवेयर। बोल रहे हैं कि वह बॉडी, वो जो वहाँ दफनाया गया है, वह बॉडी जिसे इंग्लैंड ने जन्म दिया था। किसने जन्म दिया था उस बॉडी को? इंग्लैंड ने जन्म दिया था। और उसे राह भी दिखाया था इंग्लैंड ने, आकार भी दिया था इंग्लैंड में, है ना। और इस मुकाम तक पहुँचने जैसी नॉलेज भी, संस्कार भी, जो भी कुछ था उस बॉडी में, वो सब इंग्लैंड का दिया हुआ था। और जिस धरती में, जिस फॉरेन धरती के कोने में दफनाया गया, वो इस सब संस्कार को लेके वो धरती इंग्लैंड की हो जाती है। गेव वंस हर फ्लावर्स टू लव हर विज टू रोम। देखिए क्या है, गेव बोलना है, गेव मतलब देना ना, वंस हर फ्लावर, इस जिंदगी ने, इस इंग्लैंड ने मुझे फ्लावर्स दिया लव करने के लिए, प्यार करने के लिए, मोहब्बत करने के लिए। जो भी मुझे प्यार, फ्लावर्स, खुशियाँ जो भी मैंने अपने जीवन में पाया, वो सब मेरे इंग्लैंड का दिया हुआ था। हर वेज टू रोम, और मैं जहाँ भी घूमा फिरा, जो भी कुछ सीखा, ये सब कुछ ये इंग्लैंड का ही दिया हुआ है। अ बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स, और ये शरीर जो है, ये बॉडी जो है इंग्लैंड का है। ब्रीथिंग इंग्लैंड एयर,
और ये जो बॉडी अभी बना हुआ है वो कहाँ से बना है? इंग्लैंड के हवा से सांस लेके ये बॉडी तैयार हो पाया है, ये बॉडी बन पाया है। कहाँ से? इंग्लैंड के हवा से, इंग्लैंड के फ्लावर से खुशी लिया, इंग्लैंड के घूमा, इंग्लैंड में घूमा, जो भी कुछ जीवन में किया वो सारा तो इंग्लैंड का ही किया धरा था, सारा तो इंग्लैंड से ही पाया। एंड थिंक दिस हर्ट ऑल एविल सेड अवे, है ना। यहाँ पे देखिए ऑल एविल, देखो कोई बात नहीं, मतलब जो भी कुछ हुआ, जो भी, मैं अगर मर भी जाऊँ तो मुझे गम नहीं, क्योंकि मरते मरते भी मैं को फॉरेन कंट्री के कोने का ज़मीन तो ले ही लूँगा, क्योंकि मैं इतना कुछ इंग्लैंड का लेके वहाँ पे जाऊँगा तो ज़्यादा पावर तो मेरे में हुआ ना। वैसे फिर आगे देख रहे हैं, और वैसे और घबराने की बात तो कुछ है ही नहीं। फॉर एविल, अगर मैं मर भी गया तो मेरा जितना भी एविल है, ऑल एविल, जितना भी बुराई है मेरे में, वो सब क्या हो जाएगा? अवे हो जाएगा, मुझसे दूर हो जाएगा, मेरे शरीर से समाप्त हो जाएगा, हट जाएगा, भाग जाएगा सारी बुराइयाँ। बस जो भी रहेगा अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ। लोग मेरी पहचान अच्छाइयों से करेंगे, तो फिर कुर्बान होने से घबराना क्यों? A pulse in the internal mind, no less, gives somewhere back the thoughts by England given. जो कुछ भी सोचा, जो भी विचार है, वो सब इंग्लैंड का दिया हुआ है, इंग्लैंड का करा धरा है। नहीं इस गाना सुने थे जी, मेरा कुछ भी नहीं, जो कुछ है सो तेरा, और तेरा तुझको सौंप दूँ, का लागे है मेरा। सुने थे ना जी? तो वही बात है, ये सोल्जर कह रहे हैं, जो मेरा तो कुछ भी नहीं, मैं तो जो भी कुछ पाया इंग्लैंड से पाया, हवाएं भी इंग्लैंड से ली, है ना, रहन सहन संस्कार भी इंग्लैंड से लिया, सारा कुछ तो इंग्लैंड से लिया, और इंग्लैंड के लिए मैं अपना शरीर न्यौछावर कर दूँ तो का लागे है मेरा, है ना। और उन्होंने इंटरनल माइंड के बारे में भी क्या कह रहा है, कहे हैं, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखिए, इंटरनल माइंड, अपने इंटरनल माइंड के बारे में बोल रहे हैं। जो देखो ये सब कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बस मेरा उनकी जो मेरा जो इंटरनल माइंड है, जो भी कुछ बुरा भला था वो सब तो समाप्त हो जाएगा, और मेरा माइंड जो है क्लीन हो जाएगा, साफ हो जाएगा, भगवान में विलीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लीन हो जाएगा। और उसके बाद मेरी इंटरनल आत्मा वो कहाँ चली जाएगी? भगवान में विलीन हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी, विलीन हो जाएगी। ओके। हर साइट्स एंड साउंड्स ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे। तो क्या होगा? मेरा सारा बुराई भी तो समाप्त हो जाएगा, बस मेरे में अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ रहेगी। और जब मेरे अच्छाइयाँ होगी तो मैं चले जाऊँगा भगवान के पास, और भगवान के पास मेरा जब मैं पूरा क्लीन रहूँगा, पूरा शुद्ध रहूँगा, तो वहाँ पे मुझे ये सारे दिन यहाँ वाले इंग्लैंड वाले याद आएंगे, जो क्या नज़ारा था, क्या खुशियाँ थी, तो कितना आनंद आएगा। इसलिए मैं मृत्यु से नहीं घबराता, अपनी मातृभूमि के लिए मैं जीवन न्यौछावर करने के लिए तत्पर हूँ। उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अपना जितना दोस्त है उन सारे दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए।